हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर ग्रेविटेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेट करता है। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम समझते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। लिसन स्टूडेंट, इस दुनिया में जो भी फिनोमिनन होते हैं हमारे आसपास पूरे यूनिवर्स में, हर चीज को एक फोर्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर हम फिजिक्स पढ़ना चाहें तो केवल फोर्सेस के बेसिस पर ही फिजिक्स को डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि हर फिनोमिनन का एक्सप्लेनेशन यानी उसके पीछे हमेशा एक कॉज होता है और वो कॉज हमेशा एक फोर्स होता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया के सारे तरह के फोर्सेस को अगर हम इंक्लूड करें तो उनको कैटेगराइज करने पर सिर्फ 4 कैटेगरीज बनती हैं। इन 4 कैटेगरीज को हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। तो दुनिया में सिर्फ 4 ही तरह के फोर्स पाए जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। वो 4 फोर्सेस कहलाते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। नाउ वी डिस्कस ऑल 4। नंबर 1 इज द ग्रेविटेशन, इट एक्ट्स बिटवीन 2 मासेस। हर 2 मास पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, चाहे वो 2 प्लैनेट हों या 2 छोटे स्टोन्स हों, every 2 masses attract to each other and that force is called the gravitation. The number 2 is the electromagnetic. It means every 2 charges or every 2 magnetic poles also we attract up to some limit of distance. And these forces are known as electromagnetic forces. Now we come on the nuclear force. It acts between the nucleons. That means एटम होता है, एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपने सुना हो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन तरह के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम करते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एंड नंबर 4 इज वीक फोर्सेस। ये बहुत लेटेस्ट टाइप के फोर्सेस हैं, बोसोन्स के बीच में काम करते हैं। बड़ी क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशन ओनली। न्यूटन ने इसके बारे में हमें लॉ प्रोवाइड किया था, और उस लॉ को अपन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, क्योंकि ये लॉ पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। पूरा यूनिवर्स, उसमें प्लैनेट्स भी आ गया, हमारा प्लैनेटरी सिस्टम भी आ गया, सैटेलाइट्स भी आ गए, एवरीवन, और इवन ऑन अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए उनके लिए जो एप्लीकेबल होता है। तो क्या कहता है ये स्टेटमेंट, क्या कहता है कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 मासेस m1 m2 सपोज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में इनका सेपरेशन आ रहा है, is directly proportional to the product of the masses. So F proportional m1 m2, m1 into m2, and inversely proportional to the square of distance. अब ये inversely proportional किया हमने तो 1 upon कर दिया है, स्क्वायर किया किसका, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का। तो यहाँ m1 और m2 के सेंटर जो है वो r से सेपरेटेड थे, इनके बीच की डिस्टेंस r थी, तो 1 upon r के प्रोपोर्शनल, इन दोनों को एक साथ लिखें तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 upon r स्क्वायर। और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। तो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया g को। अब ये g एक कांस्टेंट है, ये तो कॉमन बात हो गई, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है, और वो वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। आप देखिए इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम अर्थ की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि अर्थ सभी चीजों को अट्रैक्ट करती है। मैं एक चीज को यहाँ छोड़ूंगा तो वो नीचे गिरेगी, मैं इवन उसे ऊपर उछाल दूँ तो भी वो नीचे आएगी। सो आप देख रहे हैं कि अर्थ अपने आसपास की हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब एप्पल नीचे गिरा तो न्यूटन ने उसकी रिलेटिविटी में लिखा हुआ है कि वो हमेशा नीचे गिरता है, इसी से उसने ये डिस्कवर किया था। तो वो जो नीचे गिरता है, वो नीचे गिरना मतलब अर्थ अट्रैक्ट्स इट। तो अट्रैक्ट कर रही है तो वो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम यहाँ अर्थ के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो वही फॉर्मूला हम मॉडिफाई करेंगे अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो उसमें जो m1 है वो बन जाएगा अर्थ, यानी मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। जो m2 है वो ऑब्जेक्ट का मास बन जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट की लिखता हूँ तो मैं उसे mo से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जब अर्थ लिख रहा हूँ तो me से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इनका जो सेपरेशन है यहाँ सेंटर का सेपरेशन, अब देखिए यहाँ से आपको रेडियस होगी अर्थ की, और ये हाइट और है, तो r + h से लिखते हैं इसे। तो g ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, और ये उनके बीच का स्मॉल r हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उसका स्क्वायर हो गया। तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है। और ये हो गया अर्थ के लिए जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींच रही है चीजों को, चाहे वो मून हो, चाहे छोटा सैटेलाइट हो, चाहे कोई एस्टेरॉइड्स हो। इसमें me की वैल्यू आप ध्यान रखें, इसकी वैल्यू 6×10⁻24 किलोग्राम होती है। एक एवरेज मास अर्थ का एस्टिमेट किया हुआ है। और इसी तरह से re यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो 6400 किलोमीटर एक एवरेज वैल्यू है। और इसको मॉडिफाई करें अगर मीटर में तो 6.4 × 10⁻6 मीटर में ये रेडियस ऑफ अर्थ है। मोस्टली वैसे
आपके स्टैंडर्ड तक ये हो सकता है क्वेश्चन में लिखी भी है, पर नहीं हो अगर केस तो आपको ये मेमोराइज होनी चाहिए, जस्ट पार्ट ऑफ जीके। तो इस फॉर्मूले से अपन अर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ये वो फोर्स हो जाएगा, और हम चाहें तो इस फोर्स को एक्सेलरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। ग्रेविटेशन पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटिक एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन यू नो अबाउट, छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन जिससे कोई चीज एक्सेलरेट होती है, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। और जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल फॉर्मूला जो है वो डिस्क्राइब है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी कोई फोर्स लगता है वही एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। यहाँ हम कौन सा फोर्स डिस्कस कर रहे हैं? ग्रेविटी फोर्स। तो ऑब्वियसली ये ग्रेविटेशनल फोर्स से डेवलप होने वाला एक्सेलरेशन होगा। तो इस एक्सेलरेशन को इसी फॉर्मूले से डिस्क्राइब कर सकते हैं, फोर्स अपॉन मास के फॉर्मेट में। इसे लिखते हैं जी से, इसका सिंबल है स्मॉल जी। ये डिफरेंशिएट करते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में। कैपिटल जी मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जबकि स्मॉल जी जो है वो इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आई एफ अपॉन एम। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे अर्थ है हमारे पास में और उसका रेडियस कैपिटल आर है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सल सिंबल है। एम एक मास है, तो उसे पूरी डिस्टेंस पे रखा है, दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं जो कि अर्थ इस पे अप्लाई करती है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इसमें m1 जो है वो मास ऑफ अर्थ है, m2 जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तो ये अपने फोर्स लिख दिया। अब इस फोर्स से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो कहती है कि फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन होता है। तो अपन मास से डिवाइड कर देते हैं। देखिए m से ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, जो कि ग्रेविटिक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और ये किन पे डिपेंड कर रहा है ये आप ध्यान से देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जो कि कांस्टेंट है, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, और r जो है वो ऑब्जेक्ट की मास से डिस्टेंस है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट का मास नहीं आया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हमें ये पता हो कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है h हाइट पे ये रखा हुआ है, r रेडियस से टोटल सेपरेशन जो है r प्लस h जाएगा। तो ये जो स्मॉल r है उसे रिप्लेस कर सकते हैं r प्लस h से। तो gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये g को यानी स्मॉल g को इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो यहाँ से अपन एक्सेलरेशन अगर सॉल्व किया जाए अर्थ की सरफेस पे निकालें तो इसकी वैल्यू 9.8 आती है। वो कैसे निकलती है वो देखें आप। अगर हम इसको निकाल देंगे एट अर्थ सरफेस, तो आप समझ सकते हैं कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। उस फॉर्मूले से निकालेंगे। और g नॉट कहते हैं उसको, कैपिटल G ये कैपिटल M और कैपिटल R का स्क्वायर। और ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो गई। आपको पता है 6.67 था, माइनस 11 था, ये 6 10 और ये 6.4 इंटू 10⁶। अगर इनको प्लेस करें यहाँ पर तो ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने पर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्टेन होता है। तो ये वो वैल्यू है जो बिल्कुल अर्थ की सरफेस पे होती है। अगर हम किसी छोटी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि मैंने ये चॉक को अप किया है तो या कोई पत्थर के ऊपर फेंका है, तो ये जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट अर्थ की सरफेस पे, क्योंकि ये रेडियस के कंपैरिजन में बड़ी डिस्टेंस नहीं है। तो उसके लिए अपन यही फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो मोस्टली जो भी अंडरफॉल बिल्डिंग से नीचे गिरा या प्लेन से कोई बम गिरा, उन सभी कैलकुलेशंस में मोस्टली हम क्या करते हैं, इसी एक्सेलरेशन को काम में लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में यूनिवर्सल पूछा जाता है, आप देखिए बार बार कई बार रिपीट होता है, उसमें आप देखेंगे कि ये F जो है हम बात करते हैं कि अर्थ और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जितना फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रही है उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप देखें अगर दोनों फोर्स बराबर लगते हैं कि ये उस पर फोर्स लगा रहा है वो उस पर फोर्स लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन एप्लीकेबल है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही अर्थ की तरफ क्यों आता है, कभी अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों नहीं जाती, तो उसे एक्सप्लेन करते हैं अपन यहाँ। तो जब भी अपन एक्सेलरेट करते हैं, मतलब देखिए फोर्स लगना और आगे बढ़ने में फर्क होता है। सपोज कि मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये फोर्स मेरा बैलेंस हो रहा है, ये दीवार एक्सेलरेट नहीं कर रही, आगे नहीं बढ़ रही। अगर मैं फोर्स लगाऊं तो आगे बढ़ जाए तो उसने एक्सेलरेट किया, ठीक है। तो यहाँ जब हम एक्सेलरेट में आगे बढ़ने की बात को करते हैं, एक्सेलरेट की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स अपॉन मास से कैलकुलेट होता है। तो दोनों तरह का एक्सेलरेशन कैलकुलेट देखते हैं एक बार। अगर किसी
अर्थ की बात करने पहले, अगर अर्थ को एक्सेलरेट होना हो उस तरफ तो अर्थ पे लगने वाला फोर्स जो है वो F है, और डिवाइड बाय क्योंकि एक्सेलरेट कौन होगा, अर्थ होगी, तो अर्थ का ये मास ऑफ अर्थ अपन यहाँ काम में लेंगे, तो मास ऑफ अर्थ से मैं डिवाइड करता हूँ अगर इसको F को, तो आप देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी ऑर्डर जो है वो 10⁻24 किलोग्राम में चलता है, तो इसका मतलब ये 10⁻24 से डिवाइड करेंगे आप, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, इसलिए अर्थ एक्सेलरेट नहीं करती है, ऑलमोस्ट 0 इट हैज एक्सेलरेशन। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो उतना ही लग रहा है जितना अर्थ पे लग रहा था, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तब निकलेगा जब उस फोर्स में उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डिवाइड करें, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन लिखना है। तो आप देखें आप कि F/m करते हैं तो ये वैल्यू हमें एक मेजरेबल वैल्यू मिलती है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो जाता है। तो मैं जैसे ये चौक है तो यहाँ पे छोड़ूंगा, तो ये चौक नीचे की तरफ जाएगी, अर्थ ऊपर नहीं आएगी, हालांकि दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन इस पे लगा होगा जिसका मास कम हो, ये नीचे की तरफ ड्रॉप होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है ये क्वेश्चन, और ये रहा पूरा आपका एक्सेलरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स।